हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल अजय स्टडी इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है लघु बीजाणु जनन। तो पहले क्या देखेंगे, लघु बीजाणु जनन क्या होता है। यानी पहला क्वेश्चन, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, यानी इसका डिफिनेशन हो जाएगा कैसे, क्या होगा, जब यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी इसमें जनन कैसे होता है, यानी लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितनी कई गुणित होता है, तो ये 2 गुणित होता है, यानी 2n। ठीक, यानी जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है तो चार लघु बीजाणु यानी चतुष्क लघु बीजाणु का निर्माण होता है। यानी ये क्या है, चतुष्क लघु बीजाणु यानी इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके चतुष्क यानी लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है तो उसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्लियर। यानी क्या होगा इसका डिफिनेशन, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके चतुष्क लघु बीजाणु का निर्माण करता है तो उसे लघु बीजाणु, उस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, टेप्टम का कार्य क्या होता है। यानी दूसरा क्वेश्चन क्या है, टेप्टम का कार्य। तो दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे टेप्टम। पहले देखेंगे टेप्टम क्या होता है। टेप्टम क्या होता है, ये पराग कोश का आंतरिक स्तर होता है। यानी टेप्टम क्या होता है, ये पराग कोश का यानी पराग कोश का आंतरिक स्तर टेप्टम कहलाता है। यानी जो पराग कोश का आंतरिक स्तर होता है उसे टेप्टम कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, टेप्टम का कार्य क्या होता है, तो पहला कार्य होता है टेप्टम का कि ये क्या करता है, पहला जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणु बने थे उसको क्या करता है, पोषण देने का काम करता है। कौन, टेप्टम। यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या है, यानी टेप्टम क्या था, पराग कोश का आंतरिक स्तर टेप्टम कहलाता है। टेप्टम का कार्य पहला लघु बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। दूसरा कार्य क्या करता है टेप्टम, ये क्या करता है, स्पोरोपॉलिनिन का निर्माण करता है। यानी जो टेप्टम होता है ये क्या करता है, स्पोरोपॉलिनिन का निर्माण करता है। स्पोरोपॉलिनिन क्या होता है, ये परागकण को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे, तब हाई टेम्परेचर से, वर्षा से आदि से ये क्या करता है, स्पोरोपॉलिनिन क्या करता है, सहायता करता है उससे। अब तीसरा कार्य क्या होता है, तीसरा कार्य होता है इसका टेप्टम का, ये क्या करता है, कुछ एंजाइम और
एंजाइम हो गया और हार्मोन को स्रावित करता है, यानी एंजाइम और हार्मोन का स्राव करता है। ठीक, तो हम दूसरा क्वेश्चन टेप्टम देख चुके, ये भी क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे परागण क्या होता है। ठीक, तो अगला हेडिंग डालेंगे परागण। देखो अगला हेडिंग परागण। ठीक, परागण किसे कहते हैं? परागण की डिफिनेशन क्या होती है? ये मान लो कोई एक पौधा है, ठीक, उसमें क्या है, ये पुंकेसर है, ये ढेर सारी पुंकेसर हैं, और मान लो पुंकेसर है। अब पुंकेसर ये क्या है, परागकोश है, परागकोश, और परागकोश में ढेर सारे क्या भरे होते हैं, परागकण होते हैं, यानी परागकोश में ढेर सारे परागकण होते हैं। ठीक, और मान लो एक दूसरा पौधा है, ये एक दूसरा पौधा है जिसमें क्या है, यानी ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र, ये अंडाशय, इसमें क्या करता है, ये क्या है, वर्तिकाग्र। इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। यानी जो परागकण हैं, ये परागकण जब वर्तिका तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। यानी परागण क्लियर हो गया, जब परागकोश से परागकण निकल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। अब देखेंगे परागण कितने प्रकार के होते हैं। देखो परागण के प्रकार, अब क्या देखेंगे, परागण के प्रकार, यानी ये जो परागण होते हैं ये इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला है स्वपरागण, पहला कौन सा, स्वपरागण। दूसरा क्या है, परपरागण। तीसरा क्या है, सजाति पुष्पी परागण। अब एक एक के बारे में देखेंगे। स्वपरागण किसे कहते हैं, परपरागण क्या है, सजाति पुष्पी परागण क्या होता है। तो पहला हेडिंग डालेंगे स्वपरागण, यानी पहले क्या हेडिंग, स्वपरागण पढ़ेंगे, स्वपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सेम टू सेम परागण की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, मान लो कोई पौधा है, इसमें क्या बना हुआ है, एक वर्तिका और वर्तिकाग्र है, और इसी में क्या है, पुंकेसर भी है। अब पुंकेसर है, परागकोश में क्या बने हुए हैं, परागकण। तो परागकण यानी परागकोश से परागकण निकल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ठीक, समझ में आया? यानी परागकोश से परागकण निकल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। इसमें क्या क्या होना चाहिए स्वपरागण होने के लिए, पहला कंडीशन, ये एक लिंगी है, ये एक लिंगी, यानी 2 लिंगी। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, जो पुष्प है, पुष्प 2 लिंगी होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी स्वपरागण होगा। दूसरा क्या होगा, समकाल पक्वता
होना चाहिए। समकालपक्वता मतलब सेम टाइम मेच्योरिटी होना चाहिए, यानी समान सेम टाइम में। अगर स्त्री केसस में पक्वता यानी पक गए हैं, यानी सही हो, यानी ये निषेचन के काबिल हो गए हैं कौन, परागकण, और ये वर्तिकाग्र निषेचन के काबिल हो गया, तो इसमें जब परागण होगा तो वह स्वपरागण होगा। तो ये कंडीशन हो गया, पहला दो लिंगी होना चाहिए पुष्प, दूसरा समकाल पक्वता होना चाहिए। अब स्वपरागण खत्म। अब अगला हेडिंग क्या है, परपरागण, यानी अब अगला क्या होगा, परपरागण क्या होता है इसे देख लेते हैं। अब अगला हेडिंग रहेगा परपरागण। परपरागण क्या होता है, देखो मान लो ये कोई एक पुष्प है, ठीक, इसमें क्या है, पुंकेसर हैं, ये ढेर सारे पुंकेसर हैं, और एक दूसरा पुष्प है, दूसरे पौधे का पुष्प है, ठीक, ये मान लो क्या है, वर्तिकाग्र है, ठीक, वर्तिकाग्र है। अब क्या होगा, जो इसमें परागकण हैं, किसमें, वर्तिका, यानी जो परागकोश में परागकण हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब परागकण देखो पहले सही से देखो, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कर उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं, यानी परपरागण कहते हैं, परपरागण कहते हैं। समझ में आया, यानी क्या होगा, जब कोई भी एक मान लो पौधा है और ये दूसरा पौधा है, ठीक, लेकिन सेम टू सेम, मान लो ये गुड़हल का पुष्प है, ये भी गुड़हल का पुष्प है, कोई दूसरा, क्या होगा, एक ही जात के हैं ना, गुड़हल दोनों है, लेकिन पौधा अलग है। जब परागकोश से परागकण निकल के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण यानी परपरागण कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, कंडीशन क्या होना चाहिए, ये किस में होगा, यानी पौधा कैसा हो, यानी पुष्प एक लिंगी होना चाहिए। कभी कभी द्विलिंगी में भी परपरागण हो जाता है, ठीक, ये कंडीशन होना चाहिए। अब देखेंगे परपरागण के प्रकार, ठीक, तो देखो परपरागण कितने प्रकार, परपरागण के भी प्रकार हैं, तो अब क्या देखेंगे, परपरागण के प्रकार। अगला हेडिंग, परपरागण के प्रकार, यानी जो परपरागण होता है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों में। इसमें परपरागण में कोई ना कोई कारक होता है जो परपरागण कराता है। एक होता है जैविक कारक, एक होता है अजैविक कारक। जैविक कारक में क्या होता है, जंतु द्वारा परागण होता है, जंतु, इसमें परागण कौन कराता है, जंतु। लेकिन अजैविक में, जिसमें जानना हो, अजैविक में कौन परागण कराता है, एक वायु और एक जल, ठीक, इसमें जान नहीं होता, ये अजैविक होते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे जंतु परागण क्या होगा, पहले देखेंगे जंतु परागण, फिर वायु परागण, फिर जल परागण। अब हेडिंग डालेंगे जंतु परागण क्या होता है।
पहला क्या देखेंगे, जंतु परागण। जंतु परागण जब, यानी इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब जंतुओं द्वारा, जंतुओं या कीटों द्वारा, कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, परागण। जब जंतुओं द्वारा परागण होता है, परागण होता है तो उसे जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशन क्या होगा, इसमें पुष्प कैसा होना चाहिए, इसमें पुष्प रंगहीन होना चाहिए। यानी जंतु परागण में कैसा पुष्प होता है, रंगहीन। इसमें पुष्प रंगीन सुगंधित और मकरंद युक्त होना चाहिए। तब क्या होगा, तभी जंतु परागण होगा। यानी हमारा जंतु परागण भी कंप्लीट हो गया। अब अगला वायु परागण देखेंगे, यानी अजैविक कारक में वायु परागण क्या होता है। जंतु परागण में कौन कौन से पौधे में होता है, जैसे बरगद का हो गया, पीपल का हो गया, इसमें जंतु परागण होते हैं। अब अगला हेडिंग वायु परागण। वायु परागण क्या होता है, जब वायु द्वारा परागण होता है तो उसे वायु परागण कहते हैं। इसमें क्या होता है, वायु परागण में बीज जो परागकण होगा, इसमें परागकण हल्के और शुष्क और जो वर्तिकाग्र हैं, चिपचिपे होते हैं। इसमें अधिक मात्रा में परागकण निकलते हैं। तो वायु परागण में ये हमारा वायु परागण भी हो गया समाप्त। अब अगला देखेंगे जल परागण। अगला हेडिंग जल परागण। जल परागण, अब जो जल परागण होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक अधिजल परागण, एक होता है अधोजल परागण। जल परागण, अधिजल परागण क्या होता है, जब जलीय पुष्प जल के सतह पर परागित होते हैं तो वो अधिजल परागण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बेलिस नेरिया।
जो बेलिसनेरिया होता है, यानी बेलिसनेरिया पौधे में क्या होगा, जो बेलिसनेरिया होता है उसका पराग यानी जल में होता है, लेकिन उसका परागण कैसा होगा, अधिजल परागण होता है। क्या होता है इसमें, इसमें जलीय पुष्प जल के सतह पर परागित होते हैं। तो अगला हेडिंग अधोजल परागण। अधोजल परागण क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब परागण जल के अंदर होते हैं, यानी जब परागण जल के अंदर होता है तो उसे अधोजल परागण कहते हैं। ठीक, अगला हेडिंग, यानी अब इसका हेडिंग, अधोजल परागण किसे कहते हैं, जब परागण जल के अंदर होता है तो उसे अधोजल परागण कहते हैं। एग्जाम्पल, जोस्टेरा पौधे में क्या होता है, यानी परागण जो होता है वो जल के अंदर होता है। तो पहला एग्जाम्पल जोस्टेरा हो गया। ये जो जलकुंभी और वाटर लिली होता है, यानी नोट में लिख लेंगे, नोट में इम्पॉर्टेंट, यानी जलकुंभी और वाटर लिली में क्या होता है, कीट द्वारा परागण होता है। ये दोनों जल में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जल द्वारा परागण नहीं होता है, कीटों द्वारा परागण होता है। तो इसमें कीट द्वारा परागण होता है, कीट द्वारा परागण होता है, यानी हमारा जल परागण भी कंप्लीट हो गया। अब अगला हेडिंग है सजातीय पुष्पी परागण। यानी जो सजातीय पुष्प होता है, सजातीय पुष्पी परागण होता है, ये दो रूप से होता है। इसका परागण दो रूप से परागण दर्शाता है। पहला परागण जो दर्शाता है, ये क्रियात्मक रूप से ये पर परागण दर्शाता है। पर परागण होता है, और आनुवांशिक रूप से स्वपरागण होता है। यानी जो सजातीय पुष्पी परागण होता है, ये क्रियात्मक रूप से पर परागण दर्शाता है, और आनुवांशिक रूप से स्वपरागण। कैसे दर्शाता है देखो, यानी मान लो ये कोई पुष्प का एक पौधा है जिसमें क्या है, ढेर सारे पुष्प हैं। ठीक, ये भी बना दे रहे हैं। अब देखो, मान लो ये परागकोश है, इसमें परागकण भरे हुए हैं, और ये वर्तिकाग्र है। जब इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब किसी पौधे के पुष्प से पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकल के उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। ठीक, जब किसी पौधे के पुष्प के पुंकेसर से परागकोश निकल के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। तो हमारा सजातीय पुष्पी परागण भी क्लियर। अब अगला देखेंगे बीज क्या है, फल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं परागण हमारा कंप्लीट हो गया। अगला हेडिंग बीज को इंग्लिश में सीड कहते हैं। ठीक, बीज क्या होता है, यह लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। यानी लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। ठीक,
यानी बीज क्या होता है? लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। ये जो बीज होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी बीज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिनियस एक होता है गैर एल्ब्यूमिनियस। एक होता है एल्ब्यूमिनियस, एक होता है गैर एल्ब्यूमिनियस। अब ये एल्ब्यूमिनियस क्या होता है? इसका डिफिनेशन क्या होगा? जब थोड़ी मात्रा में भ्रूणपोष बच जाता है, ठीक, तो उसे एल्ब्यूमिनियस बीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होता है गेहूं में और मक्का में। इस सब में क्या है? ये यानी एल्ब्यूमिनियस बीज होते हैं। गैर एल्ब्यूमिनियस में क्या होता है? इसका डिफिनेशन क्या होगा? गैर एल्ब्यूमिनियस, इसमें क्या होगा? जो भ्रूणपोष होता है पूरा उपयोग कर लिया जाता है। इसमें ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष का पूरा उपयोग हो जाता है, जिसमें भ्रूणपोष का पूरा उपयोग हो जाता है उसे गैर एल्ब्यूमिनियस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यानी भ्रूणपोष का उपयोग पूरा हो जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मूंगफली हो गया और कौन सा है? जैसे मटर हो गया। ये कैसे होंगे? गैर एल्ब्यूमिनियस, यानी हमारा बीज भी कंप्लीट हो गया। अगला हेडिंग फल के बारे में देखेंगे। अगला हेडिंग फल मीन्स फ्रूट। फल क्या होता है? यानी जो फल होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। अगला हेडिंग फल। ये जो फल होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक सत्य फल होता है एक आभासी फल होता है ठीक, फल के 2 टाइप्स, एक सत्य फल, एक आभासी फल। सत्य फल किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन क्या होता है? जब फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। तो उसे क्या फल कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल में आम का फल हो गया, नारियल हो गया, ये सब कैसे फल होते हैं? सत्य फल होते हैं। अगला आभासी फल क्या होता है? आभासी फल क्या होता है? जब फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का
पुष्प का अन्य अन्य भाग भी करता है तो वह आभासी फल होता है। जैसे एग्जाम्पल में सेब हो गया। सेब में मतलब क्या होता है, अंडाशय के अलावा जो पुष्पासन होता है वो भी सेब को बनाने में यानी मदद करता है। तो कैसा फल है, आभासी फल। फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी हो गया, और फिर उसके बाद काजू हो गया। ये सब कैसे फल होते हैं, आभासी फल होते हैं। फिर अगला हेडिंग यानी फल भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अनिषेक जनन। अगला हेडिंग क्या है, अनिषेक जनन। अगला हेडिंग अनिषेक जनन, या इसी को अनिषेक फलन भी कहते हैं। ये क्या होता है, बिना निषेचन के ही जब फल का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। यानी जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं या जनन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें निषेचन होता है, इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। अगला पॉइंट इसी में है कि इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे अंगूर हो गया, फिर उसके बाद केला। इसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता है, ठीक, और बीज का निर्माण भी नहीं होता है, केवल फल का निर्माण हो जाता है। यानी अनिषेक जनन भी कंप्लीट हो गया। अगला हेडिंग असंग जनन क्या होता है। अब अगला हेडिंग देखेंगे असंग जनन। असंग जनन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है तो उस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। ठीक, तो जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। ठीक, यानी असंग जनन में क्या होता है, बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आलू हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या हैं, असंग जनन के उदाहरण हैं। ठीक, अब अगला हेडिंग क्या है, बहुभ्रूणता। ठीक, अगला हेडिंग बहुभ्रूणता क्या होता है। बहुभ्रूणता क्या कहलाता है, जो जाइगोट होता है, जाइगोट निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है, यानी जाइगोट क्या करता है कि ढेर सारे विभाजन करके एक से अधिक क्या बना देता है, भ्रूण बना देता है। वही भ्रूण आके जाके बीज का निर्माण कर लेता है। यानी जब जाइगोट यानी युग्मनज, जब युग्मनज विभाजन करके, जब जाइगोट अधिक विभाजन करके एक से अधिक
एक से अधिक क्या करता है, भ्रूण बना देता है। यही भ्रूण आगे चलकर यानी यही भ्रूण आगे चलकर बीज का निर्माण कर लेता है। यानी यही ढेर सारी भ्रूण है, तो ढेर सारी भ्रूण आगे चल के क्या बना लेंगी, बीज। तो इसी बीज को क्या कहते हैं, यानी कर लेता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, एग्जाम्पल, जैसे संतरा हो गया और नींबू हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं, बहुभ्रूणता के। ठीक, तो आई होप आप लोग को 7 तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।